तो दोस्तों, अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का फिर से क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे कम से कम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार में आसानी से सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना हो सकती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? यानी आप ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो दृष्टिबाधित है, यानी जिसे दिखाई नहीं देता है, तो आप उसको कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं? क्या क्या मेथड आप अपनाकर उसको पढ़ा सकते हैं? तो पहला देखते हैं। पहला है यहाँ आवाज़ में संदेश सजा करके, दूसरा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, तीसरा है सहपाठी के द्वारा व्याख्या और चौथा है ठोस अनुभवों का उपयोग। तो ये कूट में है, तो इसमें कौन कौन सा सही होगा? तो जब आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं तो उसमें आवाज़ में संदेश साझा करके, तो ये तो ऑप्शन सही है। और दूसरा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, तो ये भी सही है। क्या क्या आप मुँह से बोलेंगे तो वो दृष्टिबाधित है, वो तो कान से सुनेगा ये अच्छे से। और उसका है तीसरा है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, यानी उसके साथ जो जो पढ़ रहे हैं उसके द्वारा भी उसको समझाया जा सकता है जो दृष्टिबाधित है। तो इसलिए ये तीनों सही है। और चौथा देखते हैं, ठोस अनुभवों का उपयोग करना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं। अगर ऑफलाइन कक्षा लेते तो उसका ठोस अनुभवों का उपयोग करा कर भी आप उसका पढ़ाई को अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकते थे, लेकिन आप ऑनलाइन ले रहे हैं इसलिए ठोस अनुभवों का उपयोग ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी सी दिया हुआ है, लेकिन नीचे है बी सी डी, बी सी और ए बी सी डी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में है अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए ये शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो कौन कौन सा मेथड लगा के आप रूपांतरण कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा देने में? तो जो श्रवण बाधित है, यानी सुनने में उसको कठिनाई हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन कक्षा में आप क्या क्या उसके लिए प्रबंध कर सकते हैं? तो पहला है यहाँ ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षा की सहायता लेकर, दूसरा है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, उपशीर्षों के साथ अनुशीर्षों को अपनी वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, यानी वीडियो बना के और पीपीटी से जोड़ना, पीपीटी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। और चौथा है अधिक दृश्यों को उपयोग करना। यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, कौन सा सही होगा? ये कूट में दिया हुआ है। तो श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेके, ये भी सही बात है, क्योंकि जब भी विशेष शिक्षक रहेगा जो ये श्रवण बाधित बच्चे को पढ़ाने के काबिल है, तो वो अच्छे से उसको समझा सकता है। और केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा, यानी कोई विद्यार्थी है जिसे सुनने में कठिनाई हो रहा है, तो ऑफलाइन में भी उसको अपने हाव भाव के द्वारा सिखा सकता है, इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा। और तीसरा है उपशीर्षों के साथ साथ अनुशीर्षों को अपनी वीडियो और पीपीटी में जोड़ना। तो वीडियो और पीपीटी के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है लेकिन देख तो सकता है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो अधिक दृश्यों, जो श्रवण बाधित है वो तो देख के ही ना करेगा, इसीलिए ये भी सही हो जाएगा। तो पहला है ऑप्शन में ए बी सी, दूसरा है ए बी, तीसरा है ए बी सी डी और चौथा है केवल सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें सभी दिया गया है, ए बी सी डी चारों दिया गया है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। यानी जो अभी शिक्षक काम कर रहा है वो अपने व्यक्तित्व सबको कैसे जानने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है रचनात्मक आकलन के उपयोग द्वारा, दूसरा है योगात्मक आकलन उपयोगों के द्वारा और स्व आकलन उपकरणों के द्वारा, चौथा है रचनात्मक और योगात्मक उपकरणों के द्वारा। तो इसका कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन और रचनात्मक योगात्मक आकलन। यानी सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक, यानी खुद के नैतिक मूल्यों को वो जानना चाह रहा है कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, तो इसके लिए वो स्व मतलब खुद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो खुद का आकलन कर रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में है, एक ईवीएस अध्यापक ने, यानी कोई ईवीएस शिक्षक है, ने अंकुरन विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? तो पहला है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना,
मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, और चौथा है वीडियो क्लिप दिखाना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट यानी कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अंकुरन विधि, यानी आप जब देखते होंगे कि चना या मूंग को आप जब फूलने देते होंगे तो उसको फिर भिगो के जब आप बाहर रखते होंगे तो एक दिन के बाद उसमें अंकुरित वो बीज अंकुरित होने लगता है, जिसमें जड़ निकलने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि बच्चे को अंकुरन विधि समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा जो टीचर के द्वारा दिया जाए। तो पहला चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। तो चित्र के साथ चार्ट तो तैयार करने से वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर अंकुरन कैसे होता है। बीज को गमले में लगाना। गमले में अगर बीज को लगाएंगे तो वो उसको देख नहीं पाएगा कि कब जड़ ग्रोथ किया कब नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। तो मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मूंग जब आप फूलने देखते हैं तो उसे उसके बाद उसमें अंकुरन होने लगता है, तो वो बच्चा आसानी से देख सकता है और समझ सकता है। लेकिन चौथा है वीडियो क्लिप देखना। वीडियो क्लिप से उतना समझ नहीं होगा जितना वो अनुभव करके सीखेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एक ईवीएस। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा, यानी अनाज को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। ये क्रियाकलाप का उद्देश्य है, यानी एक उसको किसी बच्चे को कह दिया कि आप एक कटोरी में या एक बॉल में आप कोई भी चीज़ ये चना वगैरह रख के और उसको अपनी छत पे रखें और देखें कि कौन कौन सा पक्षी आता है उसको खाने के लिए। तो इसमें आप ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को घर में व्यस्त रखना। दूसरा है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल विकसित करना। और चौथा है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो छात्रों को घर में व्यस्त रखना, इसका तो ये एकदम नहीं होता है कि छात्रों को घर में व्यस्त रखा जाए, तो ये तो नहीं होगा। छात्रों को घर में व्यस्त रखना नहीं होगा। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पे है। जो कि लुप्त होने के कगार पे तो वो ऑलरेडी उसके छत पे नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल विकसित करना। जब वहाँ अवलोकन वहाँ डाटा तैयार करने के लिए कह रहा है तो अवलोकन हो जाएगा। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी स्टूडेंट ये देखेगा कि कौन सा पक्षी आया, जैसे गौरैया आया या मैना आया या कौन सा पक्षी आया, वो कैसे खा रहा है, किस अंदाज में खा रहा है, तो इसीलिए वो अवलोकन करके इसी का रिकॉर्ड बनाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ फिर चौथा हम देखते हैं जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठना। तो ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वो कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है या रहा है? तो यहाँ कह रहा है कि हमारे देश में उत्सवों पर विचार, उत्सव यानी त्यौहार, तो उस पर विचार करने के लिए क्या विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है, यानी संस्कृति उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उसका खाना पहनावा सब अलग अलग होता है। लेकिन कुछ उत्सव है, कुछ ऐसा पर्व है जो सब के लिए आम है, जैसे 26 जनवरी का हो गया, 15 अगस्त का हो गया, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो ये सब के लिए है। तो इसके अनुसार वो बच्चों में किस चीज़ को संकल्पना वो कर रहा है कोई टीचर। तो हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों में एकता। उत्सवों में कोई संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, उत्सव हमें शांति और आनंद देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, यानी बच्चा ये देख रहा है कि चाहे कोई भी संस्कृति धर्म से कोई भी है, लेकिन सभी के लिए गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस एक ही है। तो इसीलिए इसका मूल्य को वो समझ पाएगा कि ये त्यौहार हम लोग के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षा दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। यानी कोई ग्रामीण यानी गांव में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका है जो ये शिक्षा देना चाहती है कि भोजन संरक्षण का शिक्षा वो दे रही है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त युक्ति क्या होगी, सबसे उपयुक्त मेथड क्या होगा। तो ये देख सकते हैं, पहला है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। चार्ट बना के कोई उसके उपयोग को नहीं जान सकता अच्छे से कोई बच्चा,
इसलिए ये गलत हो जाएगा। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। और तीसरा है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट यानी पीपीटी प्रस्तुतिकरण करने से छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, वीडियो क्लिप से भी नहीं हो जाएगा। और चौथा है आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। जहाँ भी अवलोकन आ जाएगा ये पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो अगल बगल के आस पड़ोस के घर में जाके अवलोकन कर रहा है कि कैसे कौन किस अनाज को संरक्षित कर रहा है। तो इसका इसीलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। तो पहला है वाद विवाद करना, दूसरा है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, तीसरा है पोस्टर प्रस्तुति और चौथा है नारे लिखाना। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा जो बच्चों के अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील कर सकता है। तो वाद विवाद करना, वाद विवाद से तो वो नहीं समझ पाएगा। पोस्टर प्रस्तुति से भी वो नहीं ज़्यादा समझ पाएगा। नारे लिखना तो और नहीं होगा। तो समाचार पत्र की क्लिपिंग अगर उसको दिखाएंगे कि शिकार कहाँ पे हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, कौन से जानवर का शिकार हो रहा है और कौन जानवर कितना बचा है, तो इससे उसके अंदर संवेदनशील आएगा और वो क्या कहता है इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। तो सामाजिक मीडिया, दूसरा है नुक्कड़ नाटक और तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है रेडियो। तो व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि, तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के द्वारा कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से उसको नुक्कड़ नाटक को समझ सकता है और उसके प्रति वो संवेदनशील हो सकते हैं। सामाजिक मीडिया नहीं हो जाएगा, समाचार पत्र नहीं होगा और रेडियो भी नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होना चाहिए। तो पर्यावरण के उद्देश्यों को अच्छे से सफल करने के लिए पाठचर्या का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन क्या है। यहाँ क्वेश्चन में पर्यावरण डैश अधिगम और दूसरा है पर्यावरण डैश अधिगम, तीसरा है पर्यावरण डैश अधिगम। तो इसमें कौन ऐसा वर्ड होगा जो सबसे सटीक बैठ रहा है। तो पर्यावरण के साथ अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, पर्यावरण से अधिगम और दूसरा है पर्यावरण के बारे में अधिगम और पर्यावरण के माध्यम से अधिगम और पर्यावरण के लिए अधिगम। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखें कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाह रहा है, यानी इसमें कह रहा है कि कोई अध्यापक है जो बच्चों को बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कह रहा है। तो छात्र ने देखा कि उसमें फूल नहीं है, तो बच्चे को इस चीज़ से क्या और टीचर ने कहा कि आप इसे प्रतिदिन देखेंगे कि इसमें फूल कैसे आता है, तो इससे क्या विकसित होगा बच्चे में। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना और चौथा है फूलों के पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो ऑप्शन नंबर ए में है केवल सी, केवल ए, बी, सी डी, केवल ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करना, क्योंकि वो रोज उस चीज़ को देख रहा है तो आंकड़ा दर्ज कर रहा है कि हाँ आज इसमें कली आया, आज इसमें फूल आया, तो छोटा आया कि बड़ा आया। और छात्रों में जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासु छात्र नहीं रहेगा तब तक वो इस चीज़ को नहीं करेगा। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना ये नहीं होगा। और चौथा है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक स्थल पर चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। ये एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वो छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। तो वायु में ध्वनि प्रदूषण, अनिवार्य संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो सभी सही है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शिक्षिका
अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करने के समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेताओं की सहायता करना, ये साझा करना कि ये वस्तु सस्ती है। तो छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि, ये सही हो जाएगा। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है स्थानीय विक्रेता की सहायता, जो स्थानीय लोकल में कोई बेच रहा है तो उसकी सहायता करना, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विषयों के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े का इकट्ठा कर सकता है? तो दृष्टांत, अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण। पेपर पेंसिल जहां भी आए ये निगेटिव मार दीजिएगा। कार्यपत्रक, प्रोजेक्ट पेपर, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रोजेक्ट पेपर से किसी बच्चे का गुणात्मक आंकड़ा नहीं कर सकता है। और क्रम निर्धारण, ये भी रेटिंग स्केल भी निगेटिव है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दृष्टांत अभिलेख। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो रोजाना मिलती रहे।